बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा की मौजूदगी में दियामिर भाषा डैम का संगे बुनियाद रख दिया गया है। ये मनसूबा पाकिस्तान की मईशत और मुस्तकबिल के लिए कितना अहम है, इस पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि खित्ते में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि ईरान भी चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है। इस सूरत हाल में खित्ते में क्या सिक्योरिटी चैलेंज दरपेश होंगे, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तजियाकार सजाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल जी। सर सबसे पहले भाषा डैम पर ही बात कर लेते हैं। ये मंसूबा कितना अहम है? ये कल हम इस पर तबसरा नहीं कर पाए थे जी टेक्निकल वजूह की बुनियाद पर। ये बादशाह डैम का इफ्तिताह कर दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है, लेकिन इस बार मीनिंगफुल लगता है। 99 में ये किया था इफ्तिताह इसका नवाज शरीफ ने जी, फिर शायद दरमियान में शौकत अजीज ने किया, यानी मुशर्रफ के ज़माने में, तीसरी बार जरदारी के ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया, और अब किया गया है। ख़ास तौर पर मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की थी काला बाग डैम बनाने की जी। असल डैम तो काला बाग पे बनना था। उस पे पहले तो फजल हक ने, जो कि गवर्नर थे ज़ियाउल हक के ज़माने में शोर मचा दिया कि नौशहरा डूब जाएगा। पता चला कि इस हंगामा था, शोर था, शराब था, कुछ नहीं था। और सिंध का इतराज़ तो बिल्कुल ये था कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो तबाह हो जाएगी। बहरहाल बादशाह पे फिर इत्तफाक हुआ, और बादशाह पे सारे वो इतराज़ात मौजूद हैं जो काला बाग डैम पे थे, सिवाय इसके कि बकौल मेरे टूटी इसकी पंजाब में नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इसके अलावा कोई इतराज़ नहीं। बहरहाल बादशाह एक लंबे अरसे से था कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर बादशाह को बनाया जाए। हालांकि ये जो प्लान है वो ये है कि बादशाह भी बने, काला बाग भी बने, स्कर्दू भी बने। बल्कि काला बाग के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब सिंध तास माहिदा हुआ था तो हमें काला बाग पे डैम बनाना था, तरबेला पे नहीं बनाना था। तरबेला पे इसलिए बनाया गया कि वो जरा कॉम्प्लिकेटेड भी था, महंगा भी था, उसमें टेक्निकल मदद भी चाहिए थी बहुत ज्यादा। तो हमारे लोगों ने कहा कि ये बना लो, और जो काला बाग है वो तो हम खुद ही बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो काला बाग रह गया। बहरहाल बादशाह भी चौथी बार इफ्तिताह हुआ है, और हर बार ये होता था फंड्स नहीं है। एक बार तो ये हुआ ना, सब ने कहा कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये वो हिस्सा है जो कश्मीर का हिस्सा है गोया, और कश्मीर के बारे में तो भी फैसला नहीं हुआ। हालांकि मंगला डैम जब आजाद कश्मीर में बना था, उसका ज्यादा हिस्सा झील वहां थी, उस वक्त किसी ने ये इतराज नहीं किया था कि कश्मीर जो उनका हिस्सा है। बहरहाल वो एक लंबी कहानी है। अब इसका इफ्तिताह हो गया। मुशर्रफ ने कहा था काला बाग से जान छुड़ाने के लिए कि हम 5 डैम जो हैं सन 16 तक बनाएंगे। शायद ये 2007 में कि 2005 में ऐलान किया था। सन 16 तक बादशाह समेत काला बाग डैम समेत बनाने का ऐलान किया था। मतलब यह था कि अभी काला बाग नहीं शुरू करेंगे, बादशाह शुरू कर देंगे, फिर देखेंगे वक्त मिलेगा तो काला बाग ही बना लेंगे। लेकिन बादशाह फिर भी नहीं बना जी। और अब कहा जाता है कि बादशाह डैम जो है ये 8 या 9 साल में बनेगा, और इस पे जाहिर है कि जो इब्तदाई तखमीना था उसमें 1400 अरब इस पर लागत आनी थी। वो फैसल वाडा ने कहा है, जो अभी वसाइल के वजीर हैं, कि इसमें से 80% अपने वसाइल से देंगे। अपने वसाइल से कहां से आएगा? 80% तो ये कि आपने जोर लगा लिया जी। हमारी फौज ने अपनी तनख्वाहें दी, हमारे सिविल मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहें दी, निजी इदारे जो हम जैसे हैं इनकी लोगों की तनख्वाहें काटी गई। सब कुछ मिल मिलाकर 8 के 9, अब कहते हैं 11 अरब बने थे। वो साकिब निसार ने गैर मुल्क के दौरे भी किए, दौरे करने के बावजूद भी शायद 1 या 1.5 अरब रुपया जो था गैर मुल्कों से इकट्ठा हुआ था। तो ये जो इसकी कहा जाता है, अभी तक ये नहीं पता चला कि इसकी फंडिंग कहां से है, कैसे होगी। मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ताकत भी इसको उस तरह फंड नहीं करेगी जिस तरह मिसाल के तौर पर ये चाइना कर सकता है। सी पैक का हिस्सा ना सही, सी पैक से बाहर भी चाइना की कंपनियां, फर्में, अदारे जो हैं हमें शायद मदद करें और इसमें हेल्प करें। ये एक, हम तो कहते हैं कि 8-9 साल में, 2028 या 29 में बने, 28 का वक्त दिया हुआ है, लेकिन जो इनका पेपर है जो सन 47 तक के लिए तैयार किया गया है, उसमें इसकी तकमील जो है सन 43 में दिखाई गई है। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जो पहले इमरान ने तकरीर करते हुए कहा कि बिजली के मंसूबे अगर हाइड्रो पावर पे होते तो शायद इतनी महंगी बिजली न बनती। भाई हाइड्रो पावर का मंसूबा अगर इतनी जल्दी बन सकता तो बात ही क्या थी। बिजली हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही था कुछ नहीं,
था कुछ नहीं। उन्होंने बिजली जो थी जल्दी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने रेंटल पावर शुरू किया, जो एक फ्रॉड निकला। इन लोगों ने आते ही 2-4 साल के अंदर पहले सबसे पहले कोयले का शुरू किया, वहां क्या नाम है पोर्ट कासम पे। फिर इन्होंने कोयले की बजाय पहले कहा कि 10 हम प्लांट लगाएंगे हब के मकाम पर, फिर सोचा कि ये फिजिबल। फिर इन्होंने गैस का शुरू किया, कोयले के कादराबाद यानी साहिवाल में भी लगे, फिर ये यहाँ हमारे गैस के प्लांट लगे। 5 साल के अंदर इन्होंने बिजली का मसला हल कर दिया। नीलम झेलम भी बनाया, वो अबैंडन कर चुके थे पहले हमारे लोग। हमारी जो बिल आते थे उसमें नीलम झेलम एक तरह का टैक्स जो था हमसे कटता था हमारे बिलों से, लेकिन उसके बावजूद वो कह दिया गया कि ये बन ही नहीं सकता। 2 बार गलत बन गया, सुरंग उसकी गलत बन गई, कुछ हो गया, लेकिन आखिर वो बना लिया गया और वो इसी हुकूमत ने बनाया। नंदीपुर जो रुका हुआ था उससे बनाया, बड़े एतराजात हुए, लेकिन सारे काम किए उन्होंने। इसके लिए शमसी तवानाई का बनाया, उस पर भी गुफ्तगू होती रही। विंड मिल के लिए भी तैयार किया कि किस तरह हवा के जरिए से पैदा की जाए। जितने मंसूबे थे अगर वो ना बनते, हुआ ये कि उनके जाने के बाद हम बिजली में इतने सफिशिएंट हो गए थे कि हम अपने कारखाने चला सकते थे, और कारखाने चला के हम अपना फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते थे, अपनी जरूरियात। हमारे कारखाने बंद थे। अब मसला यह है कि उसको सही तौर पे मैनेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है अलग बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक्टिव बिजली घर भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक्टिव बिजली घर की भी हमारी तवज्जो नहीं है। उस बस हमारा मसला यह है कि बड़े जो बिजली घर हैं 1000 मेगावाट के, वो तो चीन तो सिर्फ 300 मेगावाट के बनाता था, फिर उन्होंने 600 का शायद हमारे साथ किया और ख्याल था कि शायद बड़ा भी कर देंगे और बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट भी हमने बंद कर दिए। अब सिर्फ हम अच्छा आबी वसाइल पर उस मौसम में बिजली बनती है जिस मौसम में पानी का जखीरा होता है जी। जब पानी नहीं होता तो बिजली नहीं बनती, फिर आपको इस पे थर्मल पे आना पड़ता है या गैस पे आना पड़ता है। जब फर्नेस ऑयल से सस्ते प्रोजेक्ट इसलिए लगाए गए थे ताकि फर्नेस ऑयल के महंगे प्रोजेक्ट से जान छूटे। बहरहाल कुछ कह लीजिए, ये मनसूबा अब शुरू हो गया है, इसमें बहुत सारी गुफ्तगुएं, बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारी बातें जो हैं अब हो रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन यह है कि खुदा करे ये मनसूबा जल्दी पाया तकमील तक पहुंचे, क्योंकि हमारी फ्यूचर की जरूरियात का ताल्लुक इसी मनसूबे से। सर, सिक्योरिटी के हवाले से इसको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? 120 पाक फौज के सिक्योरिटी दस्ते यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। देखें, एक तो खैर जन बाजवा भी इसमें आए और जन आसम भी आए, इट्स मीनिंगफुल। फौज हमारे हर प्रोजेक्ट के पीछे होती है, गिलगित और बल्तिस्तान में उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी है। इस पूरे के बावजूद ये था, अब जनरल आसम का भी वहां आना ये बताता है कि ये वो सी पैक के इंचार्ज हैं। ये बताता है कि चीन इसमें शामिल है, चाहे वो सी पैक हो ना हो, चाइना इसमें शामिल है। लेकिन वहां 120 कंपनियां फौज लाने का मतलब है, 120 कंपनियां छोटी नहीं होती। अगर कोई इसको कैलकुलेट करे तो बहुत बड़ी फौज बनती है। वो फौज क्यों रखी जा रही है वहां? वो फौज इसलिए रखी जा रही है कि यही नहीं कि लोकल कोई डिस्प्यूट्स हैं लोगों के उसके लिए रखा जा रहा है, बल्कि डर है कि कुछ को टेररिज्म फैलाने के लिए, कुछ और बातें करने के लिए दुश्मन को मनसूबा साजी न करे और उस इलाके में गड़बड़ न फैलाए। उससे बचने के लिए वहां इस फौज की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक तरह से लगता है कि फौज की बैकिंग के साथ ही ये मनसूबा शुरू किया जा रहा है, और साथ ये भी समझ आती है आसम सलीम बाजवा के होने की वजह से कि इसके पीछे चाइना की फुल सपोर्ट जो है हमें हासिल है। जी सही। सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, ईरान भी चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी वाइज इस खित्ते को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, ये बताइएगा। सिक्योरिटी पार्टनर इस तरह बनना जा रहा है जी कि उन्होंने जो चाबहार का प्रोजेक्ट था, वो इंडिया ने कहा था कि हम इस पर रेल इस बंदरगाह से अपनी ट्रेन जो है वो चलाएंगे और उसको लेके चलेंगे वहां तक, हम अफगानिस्तान तक। हम कहते थे ये हमारे मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। इंडिया उसको शुरू नहीं कर रहा था। आज उनके ईरानी सफीर जो पाकिस्तान में कहा कि हम नहीं इंतजार कर सकते कि कोई मनसूबा तब शुरू करे जब उसे कहीं से इशारा मिले। यानी अमेरिका की मुखालफत का जो एक डर था कि इंडिया ये काम इसलिए नहीं कर सकेगा कि अमेरिका उसकी मुखालफत करेगा और अमेरिका की दुश्मनी में मोल लेना नहीं चाहता, वो बड़ा सच साबित हो गया। अब इस मामले में चीन ने बड़े सुकून के साथ ऐसा अपने ताल्लुकात ईरान के साथ बेहतर कर दिए और उन्होंने कहा कि चाबहार का मनसूबा हम पूरा करते हैं। यानी गोया एक उन्होंने कहा जी हम सी पैक का हिस्सा हैं, वन रोड वन बेल्ट का जो चीन का अजीम प्रोजेक्ट है, हम उसका पार्ट बनने को तैयार हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगर चीन के साथ अपने वही ताल्लुकात जो सी पैक के हैं और जो हम खत्म नहीं कर सकते वो कंटिन्यू करता है और उसे कंटिन्यू करना पड़ेंगे,
तो उस सूरत में हम ईरान, पाकिस्तान और चाइना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हैं। और पहले यह था कि हम गैस या आप तेल लेंगे ईरान से, पाइपलाइन बिछाएंगे, वो पाइपलाइन जो है वो चीन तक भी जा सकती है। पहले इंडिया तक जाने की बात थी, इंडिया भाग लिया। अब वो चीन तक जाने की बात थी, वो हमने शुरू नहीं की। लेकिन ये सारे मंसूबे अब जहन में रहने चाहिए और उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए कि चीन ने कितना, अब हमें भी सोचना चाहिए कि उसने ये समझ लिया है कि कोई और हमारे यहाँ कहते हैं जी हमारे गैस आएगी, बिजली आएगी वेस्ट एशिया से, फलां तापी चलेगी, फलां कुछ नहीं चल पा रही ना। हम मजबूर हैं कि इस तरफ देखें जिस तरफ अब ईरान ने गोया इसका हिस्सा बनकर ऐलान किया कि भाई हम तो चीन के साथ एक तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और उसका हिस्सा है, और सी पैक जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भी हम इसी हवाले से चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्या हमें इस बात का अंदाजा कर लेना चाहिए कि सारा नक्शा है खित्ते का बदल चुका था, जो हमने शायद अफगानिस्तान के हालात की वजह से, शायद अमेरिका के दबाव की वजह से, शायद अपनी मजबूरियों की वजह से हमने कुछ बदला था, उस पे हमें रीथिंकिंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ये सारा मामला किस तरह बेहतर तौर पर और ठीक तौर पर तैयार होता है, आगे बढ़ता है। जी सर, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को ये फायदा है जी कि एक तो ये है कि चीन तो हमारा पार्टनर है ही। जब ईरान की तरफ से भी हमारे बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे, ईरान की तरफ से भी हम ये देखेंगे कि वहां जो मंसूबे बन रहे हैं वो हमारी मुखालफत में इंडिया की, हम एक बार ईरान अभी गए 2 साल पहले, तो वहाँ फॉरेन ऑफिस में हमने पूछा कि भाई आपके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा जी आप ऐसे समझें जैसे आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं वैसे हमारे इंडिया से। तो हम उस पर साथ बहस तो नहीं कर सकते थे कि सऊदी अरब तो एक मुसलमान मुल्क है, इंडिया तो एक मुसलमान मुल्क नहीं है। यानी गोया उन्होंने कंपेयर इस बात से किया कि जैसे आपके ताल्लुक सऊदी अरब से हैं और हम उसको अपने दुश्मन समझते हैं, इस तरह हमारे ताल्लुक अगर इंडिया से हैं वो आप उसको दुश्मन समझते हैं, तो उसको इक्वेट कर लें और समझ के ये इसका फैसला करें कि हम कोई आपकी मुखालफत में कुछ काम नहीं करना। सर, इसी पर बात करने के लिए हमें लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा ने टेलीफोन। जी, गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब माशाल्लाह इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम मीर साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है। बस हम बात ये कर रहे हैं कि ईरान ने को अब चीन फाइनेंस करेगा चाबहार का मंसूबा, और ईरान ने यह भी कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब हम हैं चीन के। और तीसरी बात यह भी है कि इंडिया के हवाले से उनके सफीर ने यह बात कही, या पाकिस्तान में है, कि हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि कोई मुल्क किसी और के इशारे पर इंतजार करे और फिर हमारे काम आए। यानी कि उनका ख्याल है कि अमेरिका ने उन्हें रोक रखा इंडिया। आप क्या देखते हैं, खित्ते में कोई स्ट्रेटेजिक सूरत बदल रही है क्या? कैसे बदल रही है? जी मीर साहब, बहुत तेजी से और बहुत अतल फतल हो गई है सारी ये। जी जी। चीन ने बड़े लंबे मनसूबाबंदी के बाद अपने आप को मूव किया है। जब 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा निकला था तो मैं उस वक्त से कह रहा था ये स्ट्रेटेजिक आउटरीच है चीन की। जी जी। ये सिर्फ इकोनॉमिक वो नहीं है। बहरहाल उस वक्त से मैं लिख भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ दोस्तों से कि ईरान को आज नहीं कल चीन शामिल करेगा इसमें। जी जी। एक तो तेल और गैस और बाकी दूसरी वजूहत की बिना पर। तो अब चीन ने ईरान को, अगर आपको याद हो, जब चीनी सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और उन्हें सी पैक का ऐलान किया था, जी जी, इसके बाद वो सऊदी अरेबिया गए थे और उसके बाद ईरान पे आए थे। तो उस वक्त से हमारे कान खड़े होने चाहिए थे, कुछ हो रहा है। सऊदी अरेबिया भी चीन का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है, ईरान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। और ये ईरान वन बेल्ट रोड का मंसूबा बहुत तेजी से इसके साथ शामिल हो गया है। अफगानिस्तान के बारे में जो उनका बयान है चीनी अखबारों में आया है, वो भी बड़ा एक वाज़ेह है कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत हो। ठीक है। तो मतलब ये है कि अब भारत ने जितनी भी कोशिशें की थी पाकिस्तान को तनहा करने की, नंबर 1 तो वो खत्म हो गई। नंबर 2, जो भारत और अमेरिका का ख्याल ये था कि इस खित्ते में मिलकर राज करेंगे और बहरे हिंद को हम अपनी बैकयार्ड बनाएंगे, वो ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। और अमेरिका ने जो भारत के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज का मुआहिदा किया था, या एक दूसरे की बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वो जो भी अमेरिका की उस वक्त इंटेंशन थी वो भी जाहिर हो रही है कि क्या होगा इसमें। ठीक। तो खित्ते की सूरत हाल में चीन एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर, बड़ा वाज़ेह तौर पर और बड़ा स्ट्रांगली आया है इस खित्ते में। यमन में आप देख लीजिए वहां मौजूदगी है, ओमान की बंदरगाह जो पोर्ट सिटी है वो बना रहा है, इरिटेरिया में कैंट बना लिया है उसने। जरा साहब देखिए, हम बादशाह डैम बना रहे हैं,
मैंने अभी एक बात की थी कि जनरल आसम सलीम बाजवा की वहां मौजूदगी ये बताती है कि चाहे ये सी पैक का हिस्सा हो ना हो, चाइना के साथ, क्योंकि जनरल आसम बाजवा जो हैं वो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, तो उनके साथ हमारा यानी कि बादशाह के हवाले से भी खास तौर पर एक ताल्लुक बनता है। तो क्या बिल्कुल स्ट्रेटजी, और वहां फौज भी रख रहे हैं 120 कंपनी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फौज है। तो ये हमारा सिक्योरिटी का मसला ही बन जाता है। बादशाह ईरान का उसी वक्त मंसूबा ये तय करना, लगता है कि पूरा खित्ता बदल रहा है। जी मीर साहब, देखिए सी पैक में अगर पाकिस्तान का जो है सी पैक को अगर निकाल दें तो जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो धराम से नीचे गिर जाता है। ठीक, क्योंकि गवादर पिवट है इसमें, और गवादर की पिवट के इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा है। तो अब ईरान तो डेफिनेटली चाबहार तो वो लोड नहीं ले सकता जो ग्वादर की कैपेसिटी है। ठीक ठीक। तो चाबहार और ग्वादर नेशनल पोर्ट, सिस्टर पोर्ट्स हैं ये सारी। तो ईरान से अगर तेल पाकिस्तान आता है और गैस पाकिस्तान आती है और जमीनी रास्ते से चीन को पहुंचती है, मगरबी चीन को, जहां पे उनका मसला है सी पैक के हिस्से के तौर पर, वन बेल्ट वन रोड के हिस्से। तो अब देखिए कि किस कदर ज्यादा चीन को फायदा है, ईरान को फायदा है, पाकिस्तान को फायदा है, अफगानिस्तान को फायदा है। इसमें भारत ऑड मैन आउट है। भारत के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, आप नेपाल को ले लीजिए, भूटान को ले लीजिए, अब तो बांग्लादेश ने भी भारत को आंखें दिखाने शुरू कर दी हैं। तो खित्ते में तब्दीली तो बड़ी वाज़ेह भी है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो कह रहे थे कि ये जो सेंचुरी है ये ईस्ट की है, जो पावर ऑफ ईस्ट जो है इस वक्त दुनिया को नजर आना शुरू हो गई। आपका क्या ख्याल है कि बादशाह के हवाले से भी हमें चीन से मदद मिलेगी? जी जी डेफिनेटली, चीन की कंपनियों ने मुआहदे भी किए हैं। ठीक है। और चीन ने बादशाह के बारे में ऐलान किया है कि हम पूरी तरीके से इसकी सपोर्ट भी करते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं रहने चाहिए कि बादशाह के बारे में कोई गलत कुछ कर सकता है, क्योंकि भारत कभी कभी शोशा छोड़ता है कि जो पाकिस्तान ने चीन के साथ मुआहदा किया था 60 में, और जिसमें कुछ हिस्सा जो था नॉर्दर्न उसके इलाके का चीन को दिया गया था, तो वो ये समझता है कि ये गलत हुआ था, इसलिए जो सी पैक है इसलिए गलत है। तो ये जो मंसूबा बनेगा, भारत ने इस पे उंगलियां उठाई थी, भारत ने इस पे कहा था कि ये नहीं बनना चाहिए। तो चीन ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि ये बनेगा, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की जरूरियात भी पूरी करेगा। और ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको वाज़ेह कर देगा एक दो फिर दुनिया के सामने। और चीन की इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे आएगी तो फिर चीन इसकी प्रोटेक्शन में भी हिस्सेदार बन जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका बहुत तफसील के साथ एक नहीं बल्कि दो मसलों पर हमने आपकी राय ली, और आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात को वाज़ेह किया कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या होगा। जी मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझ आनी चाहिए कि खित्ते की सूरत किस तरह बदल रही है और उसका फायदा हमें किस हद तक पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा, इसे हमें अंदाजा लगाना चाहिए। सही सही। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि कुलभूषण को आज फिर सफारती रिसाई दे दी गई है और एक कानून में तरमीम भी की जा रही है, जिससे बाज़ हल्कों का ये ख्याल है कि कुलभूषण को इससे फायदा हासिल हो सकता है। वो कौन सा फायदा, सजाद मीर साहब से पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, कुलभूषण के हवाले से एक कानून में तरमीम की जा रही है जिसमें बाज़ हल्कों का ख्याल है कि इससे कुलभूषण को फायदा होगा, क्या मामला है ये? वो जो हमारे क्या नाम है इनका, जो चेयरमैन रहे रजा, हमारे जो मशहूर मारूफ, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि जनाब ये कुलभूषण को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कि आप अपील कर सकते हैं मुकदमात की। असल में एक अच्छा कानूनी बनता है जब पाकिस्तान में, तो एक तासुर पैदा होता है कि इसके कुछ शायद मोटिव्स पीछे मौजूद है। और कई बार ये होता है कि हम अच्छा कानून बनाते हुए उस वक्त बनाते हैं जब उसके पीछे पुष्ट पर कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद हो जिसका कोई रियासत फ़ायदा उठाना चाहती है। सही। कुलभूषण का मुकदमा हमने उसको दोबारा एक्सेस दी है, जिसे सफाती एक्सेस कहते हैं। और हमारे वजीर ख़ारजा ने ये कहा है बीमार होते हुए भी कि ये एक्सेस जो है ये हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एहतराम में दी है। जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है, शायद हमने इस खेल को कोई बेहतर तौर पर नहीं खेला था। हम प्रिएम्प्ट नहीं कर सके, हम समझ नहीं सके क्या होने वाला है। हम उस वक्त बोले जब इंडिया वहां से एक तरह का स्टे ऑर्डर ले आया। स्टे ऑर्डर ही कह लीजिए उसे, उनकी जुबान में कुछ और था। हमसे कहा गया था कि आप हम इसे फांसी नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं हो जाता।
और फैसला भी उन्होंने जब किया तो ये कहा कि फैसला करने का इख्तियार तो पाकिस्तान को है, वो अपने कानूनी तरीके के साथ इसके आगे जहां भी जाना चाहते हैं जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि दुनिया में अब सजाए मौत को अच्छा नहीं समझा जाता और कि इसको अवॉइड किया जाए। हमने जब केस को दोबारा दिया तो उस वक्त तक केस एक खास सूरत में वहां पहुंच चुका था जो अदरवाइज शायद अगर पहली वक्त ही हम उसकी मुखालफत करते तो वो वहां तक जाता ही ना। बहरहाल इसका रिजल्ट ये निकला है कि इस वक्त लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो गया है कि अगर हम ये कहते हैं कि फौजी अदालतों के फैसलों को आम अदलिया में चैलेंज किया जा सकता है तो ये मुस्बत फैसला नहीं है, शायद कुलभूषण को मदद देने के लिए किया गया है। ख्याल गलत है, फैसला तो अच्छा फैसला है, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही हमने उसको जो रसाई दी है, हमारे लिए प्रॉब्लम है कुछ इंटरनेशनल सूरत में। या रेमंड डेविस को जब हमने किया तो उसके लिए इतने पापड़ बेले हमने और इस अंदाज से किया, हमने 4 दिन भी नहीं रखा। अमेरिका ने अंगूठा रख के कहा कि हमारे बंदे को वापस भेजो, वहां जाके भी वो कानून तोलता रहा। किताब में उसने इतराफ भी किया, हमारे यहाँ उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारी स्टेट की कमजोरी की अलामत बन जाती है। हो भी ना हो, एक सुपर पावर एक लगी हुई है, उसने 2 बंदे मारे थे हमारे, हम थोड़े से अकड़ भी सकते थे लेकिन हमने उसे मुनासिब नहीं समझा। शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सोचा कि इस बात को फैलाने की, बढ़ाने की या आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म किया जाए। कुलभूषण का मामला हमने इतना नाजुक कर दिया था और नाजुक है कि उसने पाकिस्तान के अंदर खासा फसाद, दहशतगर्दी को फरोग दिया है। लेकिन हमने इतना नाजुक कर दिया था कि कहीं तकरीर में नवाज शरीफ ने कुलभूषण का नाम नहीं लिया तो हमने कहा ये इंडिया का दोस्त हो गया। कुलभूषण को हमने एक सिंबल बना दिया था। अब हम किस मुंह से कहें कि हम उसे रियायत दे रहे हैं? किस अच्छा, पहले भी कभी होते थे कि हम बंदे छोड़ने की बात होती थी। अभी पिछले दिनों क्या नाम, सरजीत सिंह क्या नाम था, उसको छोड़ने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वापस सदर के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। हमने कानून के यहाँ पिंग पोंग खेला बहुत, हत्ता कि वो मारा गया एक हमारे ही किसी बंदे के हाथों। उन्होंने भी हमारा एक बंदा मार के इसी तरह जेल में वापस भेज दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि जरा जरा सी बात पर पत्ता भी खटकता है तो दिल कांपने लगता है गोया। तो हम आजकल ताल्लुकात हमने निस्फ किए हुए हैं, अगर से लोग इस पर भी इतराज कर रहे हैं कि हमने बॉर्डर खोल दिए हैं, उस पर तो कभी मुनासिब वक्त पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सारी सूरत हाल का जो मसला है उस पर यही कहा जा सकता है कि जो उन्हें रसाई दी है वो हमारी एक तरह की आज न देते तो कल देते। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने अपील की, उनको इजाज़त दी है तो ये हमारे कानून का हिस्सा था, उसको ज़्यादा वजाहत के साथ हमने बयान किया। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते। सर, इस्लामाबाद में एक तरह की बेचैनी फैली हुई है और इसकी वजह से काफी अफवाहें भी जन्म ले रही है, ये क्या मामला? अच्छा हाँ, आज इस पे बहुत बड़ी स्टोरी डॉन में है। एक अच्छे बड़े सीजन जर्नलिस्ट ने उस स्टोरी को किया है। उसने बड़ी उसने बनाया है कि हम छोटी जमातों में पढ़ा करते थे कि जमीन की 4 तहें होती हैं, एक पहली तय होती है जिसे हम अपर पतनी लेयर कहते हैं या अपर सॉइल कहते हैं, दूसरी सब सॉइल होती है जो उसके बाद होती है, तीसरी जो है होती है वो शायद उसके नीचे की क्या रॉक होती है, पेरेंट रॉक होती है, उसके नीचे बेड रॉक होती है। तो उसने कहा कि इस तरह स्टेट क्राफ्ट के भी 4 दर्जे हैं, मराहल है। तो पहले ऊपर तो ये होता है कि सियासी तौर पर जोड़ तोड़ हो रही है, कुछ बातें कर रहे हैं, चल रहा है, फजल रहमान ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। दूसरी लहर ये आती है कि जब हम देखते हैं कि जो सब साइल पे होती हैं कि अंदर क्या साजिशें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, अंदर से मिलकर लोग क्या कर रहे हैं, ये आपस में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चीज है, यहाँ गवर्नेंस कैसी है, गवर्नेंस का खास तौर पर ख्याल किया जाता है। अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसको बुरा समझा जाता है। तीसरी जो होती है वो ये होती है कि हम सोचते हैं कि सारे लोग आपस में मिले, कोई इस तरह की बात की। और चौथी जिसको बुनियादी कहा वो ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। दूसरी गवर्नेंस की, पहली जो सियासी जो एक होती है, तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की, और चौथी ये। इस तरह उन्होंने कहा कि जो 4 मरहलों पर एक तरह की बेचैनी पाई जाती है, निज़ाम ठीक नहीं बैठा। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी कई बातों में परेशान होती है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। उसके ऊपर सतह पर आए तो हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं होती। उसके पहली सतह पर जाएं तो लगता है कि जैसे हमारे बहुत सारी अंदर से जोड़ तोड़ के मरहले शुरू हैं, कुछ हो रहा है, कुछ मुजाहरे होंगे या कुछ किया जाएगा। और पहली सतह पर तो नजर आता है कि लोग महंगाई से तंग है, लोग चीनी के स्कैंडल से तंग है, लोग गंदम के स्कैंडल से तंग है, और लोग परेशान है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन 4 चीजों के मुतालिक में एक हमारे बड़े सीजन जर्नलिस्ट है वो, और उन्होंने इसको बड़ा तजिया किया है। मैंने बात की इस्लामाबाद में तो लोगों ने कहा भी यहाँ तो हर तरह की अफवाहें फैलती, कभी कहते हैं ये हुकूमत जा रही है,
वो खुद जब -1 की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसी नहीं की, और जब दूसरी तरफ से कहा जाता है कि आप अफवाहें उठा रहे हैं, इनके जाने का तरीका कोई है ही नहीं, और अगर ये निकाल दिए जाएं तो उनकी पार्टी खड़ी नहीं रहती, और ये पार्टी खड़ी न रहे तो कौन सब्स्टिट्यूट है, कौन सा, अच्छा उसमें बहुत सा सब्स्टिट्यूट ये नहीं है कि कौन मेरिट पर सब्स्टिट्यूट है। ये जो उन्होंने कहा कि आखिरी सतह होती है जिसे बेड रॉक कहते हैं, वहां ये भी है कि कोई ऐसी ताकत भी मौजूद है जो एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल हो। यानी ये फैक्ट है, आपको एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं, आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं, आपके लोगों के साथ ताल्लुका अच्छे नहीं, आप दूसरी पार्टियों को साथ देकर चल नहीं सकते, तो ये 4 अलग अलग तहें हैं जिसके वो कहते हैं चारों तहों में एक तरह का इंतशार पैदा हो गया है, इज़्माहाल पैदा हो गया है। अल्लाह बेहतर करे। इस तरह की अफवाहें इस्लामाबाद में बहुत फैलती हैं और वहाँ के जर्नलिस्ट इसका फायदा उठाते हुए शानदार तजिए करते हैं। ये भी एक अच्छा दिलचस्प तजिया था, मैंने समझा कि इसके जरा गुफ्तगू कर ली जाए, वरना तो हालात बेहतर भी हो सकते। सही। सिर्फ फवाद चौधरी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन ना कराना हमारी सबसे बड़ी सियासी गलती है। मान रहे हैं? ठीक कहा, बल्कि उन्होंने मुशर्रफ के जो एक सिस्टम था उसकी तारीफ भी की है। मुशर्रफ के सिस्टम का मैं बड़ा नाकद रहा हूँ, बल्कि जनरल तनवीर नकवी जब इस सिस्टम को बना रहे थे और हम लोगों से मिल रहे थे तो मैंने कहा कि जनरल नकवी के होते हुए मुशर्रफ को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। कई बहसें होती हैं जो थ्रेटिकली अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकली अच्छी नहीं होती। मसलन ये कहा जाता है कि मेयर का इंतखाब डायरेक्ट होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। कराची के बारे में उनका ख्याल था कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। अब तो वहाँ ज्यादा MNAs होते हैं, उस जमाने में 13 MNAs थे। तो उन्होंने कहा था कि इसकी एक वजह यह है कि जब डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो अवाम का नुमाइंदा मुंतखब होकर आएगा, एक गरीब आदमी भी आ सकेगा, सिर्फ चंद वो लोग जो जोड़ तोड़ करके चंद लोगों को खरीद के गोया उनके इलेक्शन जीत जाते हैं वो नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि एक आम आदमी का एक MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ना नामुमकिन होता है। 13 MNA की सीट पे वो कहाँ इलेक्शन लड़ेगा? इतने MPA कराची के हैं, उसमें से अगर मेयर मुंतखब करना पड़े तो वो तो आसान नहीं होगा उसके लिए मुंतखब करना। तो यहाँ आप ये सारा सिस्टम इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हामी हैं, आप पार्लियामेंट सिस्टम के हामी है नहीं। फिर उसमें और खराबियां थी, जो हमने निजाम बनाया, ब्यूरोक्रेसी को तोड़ के DCO बनाया, DC बनाया, बहुत से मसाइल पैदा किए। रिजल्ट इसका यह निकला कि जब ये सिस्टम, अच्छा एक अजीब बात होती है, जब आमरीत होती है तो हमारा बल्दियाती सिस्टम चलता है। बल्दियाती बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम चलाया अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने जो था वो एक सिस्टम आगाज किया और उसमें लोगों को बहुत सी आसानियां दी। फिर उसके बाद मुशर्रफ ने किया ये निज़ाम जिसका हम जिक्र करते हैं। जब मोहसिन शहबाज शरीफ ने आकर जो मुशर्रफ के निज़ाम में DCO के था उसकी जगह DC को फिर किया तो उन्होंने ज़ियाउल हक का निज़ाम ले आया। हम इस चक्कर में रहते हैं, ज़ियाउल हक का निज़ाम चक्कर में रहते हैं, मुशर्रफ का निज़ाम, हम ये कहते हैं ये अयूब खान का दिया हुआ निज़ाम। अब सोचो से खुद क्या करना है, जो भी सोचो उसकी बुनियादी बात यह है कि आपको बल्दियाती निज़ाम को इख्तियार देना पड़े। सूबों को इसलिए इख्तियार दिए गए थे कि सूबे अपने इख्तियार और माली वसाइल जो है वो बल्दियात को मुंतकिल करेंगे। उन्होंने ले लिए। देखिए सूबा मोहतरम नहीं है, अगर ये बात है तो सूबे से ज्यादा रियासत मोहतरम है, मुल्क मोहतरम है। सूबा इसलिए हमने बनाया था कि उसके इख्तियार नीचे सतह पे जाएंगे। मुशर्रफ पे हमारा इतराज ये था कि उसने बराह रास्त मरकज से वसाइल जो थे वो छोटी सतह पर बल्दियात में मुंतकिल कर दिए, सूबों को नहीं किए थे। अब सूबों को हुए सूबे लेके बैठ गए, सारी बल्दियात तोड़ दी हैं और तोड़ने के बाद नए इलेक्शन नहीं करा रहे। हत्ता कि अदालतें कहती हैं तो फिर इलेक्शन कराते हैं। पिछली बार ये हुआ था, इस बार उसको भी टरका रहे हैं। तो ये जो फवाद चौधरी ने बुनियादी बात की है वो यही है कि बल्दियाती निज़ाम मौजूद होता तो आज ये टाइगर फोर्स तो नहीं बनानी पड़ती आपको मिसाल के तौर पर। अगर बल्दियाती निज़ाम मौजूद होता तो हम इस तरह टामकटोई तो नहीं मारते। फवाद चौधरी कुछ दिनों से कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं और शुरू में तो लगता था कि वो कुछ अपनी चला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हाँक रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे मिनिस्टरशिप को। अब लगता है कि कुछ बातें उनके ज़िम्मे ऐसी हैं जो करने से कुछ मीनिंगफुल बनती हैं। सही। सर, विफाक के कहने पर सिंध गवर्नमेंट ने गंदम रिलीज करने से माजरत कर ली है। अरे ये बड़ा तमाशा बना हुआ है। वो उन्होंने हमारे मुस्तफा वहाब ने, जिनकी वालदा से फौजिया वहाब से और वालिद वहाब सदीकी से भी हमारे बड़ी ताल्लुकात थे, अल्लाह दोनों की मगफरत करे। बड़ा अच्छा बच्चा है वैसे तो। ज़ाहिर जो हुकूमत की तरफ उन्होंने कहा कि ये जो हमें कहा जाता है गंदम रिलीज करो, गंदम तो हम सितंबर में रिलीज करते हैं और गंदम जो है वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में महंगी है, यानी जो कि तहरीक इंसाफ के सूबे हैं ये हमारी गंदम खा जाएंगे, वहां रखेंगे। सूरत हाल उल्टी है। पंजाब ने
जब गंदम का क्राइसिस पैदा हुआ तो यहाँ उनसे कहा कि गंदम रिलीज करो। गंदम में खुद कफील सूबा सिर्फ पंजाब है, बिल्कुल। ये खैबर पख्तूनख्वा को देता है, यही सिंध को देता है। सिंध ने अपनी गंदम रिलीज नहीं की। आज वहां ये जो 20 किलो का थैला है 1150 रुपए का बिक रहा है, कई जगह इससे भी महंगा है, और कई जगह तो इतनी महंगी 50 किलो जो की बोरी है 2990 रुपए की मिल रही है, 1400 हमारा सरकारी रेट है। तो ये उनका कहना कि हमारे यहाँ गंदम सस्ती है, ये लोगों की आंखों में धूल चूकने के मुतरादिफ है। सही। सिंध में यकीनी तौर पर आटे और गंदम का बहरान है, और वो अपनी गंदम इसलिए रिलीज नहीं कर रहे। वफाक ने कहा गंदम रिलीज करो या फिर इंपोर्ट करो, हम दूसरे सूबों से आपको नहीं देंगे। वो कहते नहीं, हमारी गंदम असल में ये चली जाएगी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो इसको जखीरा कर लेंगे। और भाई ये देखो, ये हर जगह खेल ना खोलो, और इस वक्त लोग जो हैं तंग हैं, और अभी तो वो 2-4 दिन 6 दिन 7 दिन बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आटे की कीमत, गंदम की ये कीमत जो है उन्हें तंग करेगी। सही। सर ब्रेक लेनी है यहाँ पे मुझे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हमारे पास ट्रम्प के हवाले से 4 स्टोरीज है, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।
नाज़रीन, सर ट्रंप के हवाले से काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ट्रंप रोजवेलेट होटल खरीदना चाहते हैं और दूसरा उन्होंने हांगकांग के हवाले से जो तरजीही इकदाम थे उनके खात्मे का भी ऐलान कर दिया है। तीसरा उनकी जो भतीजी है उनकी एक किताब आई है जिसमें उन्होंने अहम इंकशाफात ट्रंप के बारे में किए हैं और साथ आखिरी जो स्टोरी है इसमें उन्होंने जो कहा था कि गैर मुल्की जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस, तो उन्होंने वो जो हुक्म दिया था कि वो वापस चले जाएं, वो उन्होंने फैसला वापस ले लिया। यूं समझे हम ट्रंप नामा अब लिख रहे हैं। जी अब बिल्कुल। ट्रंप ऐसे हैं कि उन पर तो रोज की कई स्टोरीज हो सकती हैं। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ जो होते हैं ट्वीट कर देते हैं और उनके पीछे एक खास किस्म की सोच, एक खास किस्म की फिक्र, एक खास किस्म का अंदाज होता है। अच्छा, वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी के डीलर हैं, मलिक रियाज है वहाँ के, मैंने एक बार हंसते हुए कहा था तो वो बहुत बड़ा उनका कारोबार है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसको पता भी नहीं। कहते हैं एक बार जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, हमें इसे खरीद लेना चाहिए। तो उसके साथी जो बैठे उन्होंने कहा सर ये हमारी ही है। अच्छा। तो ये भी नहीं पता उसको कि कितनी जायदाद उसकी है, क्या है क्या नहीं है। तो अब उसने गालबन इस बात का इंदिया दिया होगा जब हमारे सरकारी जराए उसकी तरदीद करते हैं कि हमें नहीं पता, फॉरेन अफसर कहता हमें नहीं पता, क्योंकि ये टेक्निकल सा मामला है ना कि अगर ट्रंप इसमें इंटरेस्टेड है तो वहाँ ये शुरू हो जाएगा कि करंट इनसे होटल खरीदना चाहता है, इसलिए इनको मराहत दे रहा है, रियायतें दे रहा है, इनको फायदे पहुँचा रहा है, इनका साथ दे रहा है, नरमी दिखा रहा है पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ तो इस तरह की बातें हो जाती है ना। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, किसी को पता होगा, लेकिन ये कहने वाले जो हैं वो वही जराए हैं जो PI। असल में एक कहानी, एक दास्तान और भी शुरू हुई है ना जी। और गुलाम सरवर ने ये कह दिया कि जनाब हमारे पायलट जो है उनकी डिग्रियां जाली हैं। सिविल एविएशन ने कहा जी हमारे किसी पायलट की डिग्री जाली नहीं है, असली है, हमने जारी की है। एक दो के बारे में सवाल थे कुछ, वो हम उसको सॉर्ट आउट करें, लेकिन जाली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है ना ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, जिसकी वजह से हमारी एयरलाइन को बहुत तबाही हुई, बड़ी सूरत हुई। रोजवेल्ट होटल अब हमारी हुकूमत कहती है ना हमें बेचना चाहती है, ना किसी के साथ लीज पे देना, हुकूमत कहती है लीज पे देना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शन कहती है लीज पे भी नहीं दो। अभी ये हालात ऐसे नहीं है कि हम इस होटल को, तारीखी होटल को, जो कोई पहली जंग अजीम के ज़माने में ख्याल तैयार हुआ था और 24-25 में ये बना था, 34 में बना था, और रूजवेल्ट उस वक्त हुक्मरान थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। और रूजवेल्ट अमेरिका के वो सदर हैं जिन्होंने डिप्रेशन से निकाला था अमेरिका को साथ बाजारी से। बहरहाल एक तो ये स्टोरी है उनके बारे में। दूसरी स्टोरी ये है कि हांगकांग जो है इसके चीन के साथ, ये हिस्सा जो बरतानिया का था, जजीरा था, चीन कहता था हमारा हिस्सा है, हमारी चीज़ है। आखिर 97 तक की बरतानिया का साल लीज थी। बरतानिया बड़ा समझदार है, वो अपनी नौ आबादी है उससे जान छुड़ाता है। उन्होंने कहा कि साहब हम नहीं, आप चीन ले जाए। चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम शुरू कर दिया, वहाँ को उनको आज़ादी दी और कहा कि 50 साल तक आप इस तरह रहेंगे, फिर ऐसा ऐसा देख। अब वहाँ को अनरेस्ट था जिससे चीन थोड़ी सख्ती कर रहा था। सख्ती करने की वजह से अब ये दबाव डालना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमने जो हांगकांग की चीज़ें हैं वो तरजीही बुनियादों पर लेते हैं और उस पर वो पाबंदियां और सख्तियां नहीं करते जो चीन की प्रोडक्ट को, ओरिजिनल चीन की प्रोडक्ट को, मेनलैंड चीन की प्रोडक्ट को हम करते हैं। इसलिए अगर ये करता है तो हम इसको चीन ही समझेंगे और हम जो इसको तरजीही बुनियादों पर जो सलूक है वो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये भी एक चीन पर दबाव डालने का जो ट्रम्पाना तरीका है ना, उसी वही किया जा सकता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और हांगकांग के मसले को न्यूट्रलाइज करने में, नॉर्मल करने में कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। तीसरी उनकी एक भतीजी ने किताब लिख दी, उसमें बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मुख्तसर ये है कि उसने कहा ये बड़ा खतरनाक आदमी, हाँ जी, झूठा है, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, ये बात कोई वो भतीजी करती है इसलिए अहम है, लेकिन और लोग भी बहुत से करते हैं, इसके पुराने साथी करते हैं। वो लोग जो इसके साथ रहे हैं वो ट्रंप को, अब अमेरिका की भी एक इम्तहान है कि दूसरी बार क्या वो ऐसे शख्स को मुंतखब करते हैं। जहाँ अभी एक वबा की सूरत में, कोरोना की सूरत में जब मुश्किल पैदा हुई, उसमें उसने उससे कैसे डील किया, उसने अमेरिका को लेके 4 साल तक कहाँ पहुँचाया, कहाँ लेके गया, उसकी जो एक कैफियत है, उसका जो मजाज है, उसका जो तरीका है, क्या वो अमेरिका को सूट करता है कि नहीं करता। क्या अमेरिका फिर एक एम्पायर नहीं बन रहा? क्या अमेरिका एक रिपब्लिक की बजाय एम्पायर बन जाएगा तो दुनिया उसको क्या कहेगी, कैसे देखेगी? अमेरिका की तो शान यही है कि वो जमहूरियत का गहवारा है, उसकी शान यही है कि सिविल लिबर्टीज का अलबरदार है। अगर ये करैक्टर खत्म हो गया तो फिर क्या रहेगा? सही। एक तरफ ये सूरत हाल है। एक आखिरी खबर जो आपने बताई है कि उसने कह दिया जब आया ना कि जी ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी तो यूनिवर्सिटियों को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, उसने कहा गैर मुल्कियों के खिलाफ है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। उन्होंने कहा फिर वो सारे स्टूडेंट जो यहाँ है वो वापस जाए मुल्क में। अच्छा, पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और अदारे, हार्वर्ड और
MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने केस कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई अजीब बात है, हमारे तालिब इल्म जो यहाँ रहते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम उन्हें कोर्सेज देंगे, हो सकता है हम महीने में उन्हें 1-2 बार उनमें बारी बारी किसी को बुलाएं, वो अपने टीचरों से राब्ता करें, राब्ता करना चाहे, उसको बेहतर करना चाहे। ये तुम क्या कह रहे हो? सही। आखिर में कुछ सेंसिबल लोगों की बातें जो समझ आई उन्हें वो ऑर्डर वापस लेना पड़े। तो ये 4 इकट्ठी खबरें थी, तो मैंने सोचा कि उनको जरा देख के एक ट्रम्प का नक्शा जो है वो हमारे सामने आया, हम देखें कि वो क्या कर रही थी। सर, आखिरी स्टोरी है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो गैर मुल्कों में जो काम कर रहे हैं, उनमें से 104 के बारे में इंक्वायरी आई है, 96 जो हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। और इसके साथ ही सिविल एविएशन के चेयरमैन ने कहा है कि हमने जो लाइसेंस जारी किए हैं वो असली हैं। असल में असल फिक्रा ये है, जो क्लियर किए हैं वो तो अपने क्लियर करने थे, लेकिन ये हुआ कि ये जो गुलाम सरवर खान थे, इन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि इनकी डिग्रियां जाली हैं जी। अगले दिन फिर उनको मशकूक और मुश्तबा कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जाली डिग्रियों का मतलब कहने का मतलब है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वो डिग्रियां जारी नहीं की। सही। PI ने, दूसरे इदारों ने फौरन अमल किया और उसके बाद दुनिया ने अमल किया। दुनिया ने हमारे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। हाँ। वो किसी ने तबसरा किया कि हम तो उन पायलट्स को ग्राउंड करते जिनकी डिग्रियां जारी थी, हमने पूरी एयरलाइन को ग्राउंड कर दिया। हमारी एयरलाइन, यहाँ तक इथियोपिया ने कहा कि आपके जो पायलट, पाकिस्तान के पायलट हमारे जहाज उड़ा रहे हैं, जरा उनकी डिग्रियां बताओ कैसी हैं। सही। अच्छा, एक अजीब सूरत हाल, अगर ये कोई बात थी तो उसको कहने का तरीका था। अब बात ये निकली है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि जनाब हमारे पायलट्स की डिग्रियां जो है वो असली हैं, यानी हमने जारी की है, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी की है, और डिग्रियां जारी करने का इस्तेकाक सिविल एविएशन अथॉरिटी को ही है। स्वाय 2-4 पायलटों के बारे में हमें कुछ शकूक थे, कुछ सवाल थे जो हम उनसे पूछना चाहते, नथिंग मोर देन दैट। हमने तो ऐसे कर दिया जैसे कि कुछ पायलट अनट्रेन्ड थे, और वो ऐसे पायलट थे जिनको जहाज चलाने नहीं आते थे, वो ऐसे पायलट थे जिनको हमने खड़ा कर रखा था, कोचबान थे, और उन कोचबानों को हमने जहाज पकड़ा के कहा था इसकी बागें थामो और इसको उड़ाओ और इसको चलाओ और लोगों की जानों से खेलो, जिंदगियों से खेलो। हमने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया था। ये वो सूरत हाल है जिससे हमें निकलना होगा। और CAA ने, अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने साफ कहा है कि हमारी डिग्रियां हमारी दी हुई हैं और हम इसके जिम्मेदार हैं। जिन पे शकूक थे, 2-4 पायलट अभी था, उन पर हम काम कर रहे हैं, और अगर कुछ शक होगा तो हम दुनिया को बता देंगे कि ये पायलट फ्लाइट नहीं कर सकते। क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनरेस्ट की बात थी जो हमने की है, बुनियादी बात तो वही है, अल्लाह पाकिस्तान में सुकून लाए, अल्लाह पाकिस्तान की हुक्मरानों को भी अकल दे, अल्लाह पाकिस्तान की अपोजिशन को भी समझाए कि वो उन्होंने किस तरह जो है इस बात को जो है बेहतर तौर पर आगे बढ़ना है और आगे लेके चलना है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।